अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। ठीक है, हमने प्री हॉस्पिटल केयर बर्न इंजरीज़ की पढ़ ली थी। उसके बाद हम आ जाते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। सबसे पहले वही बातें, एयरवे एंड ब्रीदिंग आपने इंश्योर करवानी है। उसके लिए कुछ तरीके बताए थे मैंने। ईटीटी है या क्रिकोथायरॉयडॉटमी एट दी एंड ट्रैकियोस्टमी की तरफ जाते हैं। फ्लूइड रिससिटेशन, ठीक है। अब फ्लूइड रिससिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि बर्न्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है बंदे का। ठीक है, तो आपको फ्लूइड्स तो अर्जेंटली लगाने ही पड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि फ्लूइड्स कब लगाते हैं? मोर देन 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, अगर 15% से ज़्यादा सरफेस एरिया बॉडी के इन्वॉल्व हो चुका है तो तब आपने उसको बंदे को फ्लूइड्स लगा देने हैं। लेकिन एक होता है कि फ्लूइड आपने उसी टाइम पे जो लगाने हैं, ठीक है, जो फ्लूइड रिससिटेशन होती है, और एक होती है मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, तो मैं दोनों का आपको बताती हूँ कि आपने फर्स्ट 24 आवर्स में बेसिकली कितने फ्लूइड लगाने हैं। पहले 24 घंटे में अगर एक बर्न का पेशेंट आया है, पहले 24 घंटे में आप कितना फ्लूइड लगाएंगे, कौन सा फ्लूइड लगाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, पार्कलैंड्स फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला कहता है 4 ml मल्टीप्लाई पेशेंट्स बॉडी वेट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ बर्न। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 12% उसका बर्न हुआ है तो 12, और वेट है अगर 60 kg, 60 और 4, तो इन तीनों एंटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, आपने उतना फ्लूइड जो है बंदे को लगाना है पहले 24 घंटे में। ठीक है, और पहले 24 घंटे को भी आपने डिवाइड कर लेना 8 और 16 घंटों में। अब जो उसका इस पूरे फ्लूइड का जो 50% है वो आपने पहले 8 घंटे में लगाना है। ठीक है, और अगला 50% आपने 16 घंटे में लगाना है। सही हो गया। और बाकी ये कि आपने फ्लूइड्स की मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं, इस तरह नॉर्मली करते हैं कि यूरिन आउटपुट ठीक है नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है नहीं, सीवीपी ठीक है, पल्स वगैरह ठीक है, वो सब चीज़ें आपने देख ली। तो ये तो हो गया कि रिससिटेशन के लिए ये है। लेकिन एक ये भी चीज़ होती है ना कि मेंटेनेंस थेरेपी कैसे होती है। तो मेंटेनेंस डोज आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि आपके जो फर्स्ट 10 kg, फॉर एग्जांपल अगर 60 kg का इंसान है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट 10 kg के लिए 100 ml पर kg होती है फ्लूइड का वॉल्यूम। ठीक है, और नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 ml होता है, और फिर उसके बाद उसका जितना भी वेट रह जाता है उसमें हर kg के लिए जो है वो 20 ml काउंट होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये आप देख लें। उसके बाद है बच्चों के लिए फार्मूला, जो पार्कलैंड्स वाला फार्मूला, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, और उसमें इस तरह से होता है कि 4 ml इंटू पेशेंट्स बॉडी वेट इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न और मेंटेनेंस फ्लूइड को साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कौन सा फ्लूइड लगाते हैं? रिंगर्स लैक्टेट या रिंगर्स एसीटेट, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बर्न के पेशेंट में कभी भी इमरजेंसी सेटिंग में कोलॉइड्स नहीं लगाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी पिछले चैप्टर में फ्लूइड थेरेपी में कि क्रिस्टल कोलॉइड्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं इमरजेंसी सेटिंग में, क्योंकि इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम फॉलन से इंक्रीज़ करके आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देते हैं। बट कैपिलरी इंटीग्रिटी ठीक होनी चाहिए। अगर कैपिलरी परमेबिलिटी ख़राब है तो सारा का सारा फ्लूइड आपका टिश्यूज़ के अंदर भर जाएगा, डीमा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा लंग की भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और बॉडी में डिफरेंट जिस तरह कंपार्टमेंट सिंड्रोम वगैरह अगर ऑलरेडी उसको हुआ है तो वो और ज़्यादा सुपरसीड हो जाएगा। तो आपने बर्न के पेशेंट में कभी भी कोलॉइड्स नहीं लगाने। ठीक है, तो बेसिक फ्लूइड जो मैंने आपको बताया, रिंगर लैक्टेट या फिर रिंगर्स एसीटेट आप लगा सकते हैं। तो ये होगी दूसरी चीज़। ठीक है, एयरवे और ब्रीदिंग आपने सिक्योर कर लिया, आपने फ्लूइड रिससिटेशन कर दी। तीसरी बात है ट्रीटमेंट ऑफ बर्न वुंड। अब जो उसका वुंड हो चुका है, ठीक है, बर्न, उसको उसको कैसे ट्रीट करना है? उसको तो एक तो आपने एंटीबैक्टीरियल ज़ायरे ड्रेसिंग लगानी है। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी बहुत ज़्यादा डिब्राइडमेंट नहीं करनी। ठीक है, उस वक्त बल्कि आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा, अगर सुपरफिशियल सी डिब्राइडमेंट कर रहे हैं तो वो तो ठीक बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिब्राइडमेंट नहीं करनी कि ऐसा ना हो कि बंदा आया ही पार्शियल थिकनेस बर्न के साथ है और आप उसका इतना ज़्यादा रिमूव कर दें डर्मिस कि आप उसको फुल थिकनेस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए यूजली। और अगर सर्कमफ्रेंशियल बर्न है तो ज़ाहिर है एस्कर बन चुके हैं और आज आपको इमरजेंसी एस्करोटमी करनी पड़ सकती है, यानी वो सारा एस्कर निकालना पड़ेगा ताकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रोका जा सके। अच्छा, जो एस्करोटमी है ना, उसके लिए डिफरेंट इंसिजन्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़रा एंटीबैक्टीरियल्स वाली छोटी मोटी बातें ये बता देती हूँ। एंटीबैक्टीरियल्स जो हैं वो आपने ज़ाहिर टॉपिकली वहाँ पे उस जगह पे अप्लाई करने हैं जहाँ पे बर्न हुए हैं। उसमें सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम होती है, सिल्वर नाइट्रेट है, मेफिनाइड एसीटेट है, सिल्वर सल्फर डाइजीन एंड सीरियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये आप पढ़ लें कि जो मोस्ट कॉमनली है ना बर्न के अंदर जो आपके सूडोमोनास इन्फेक्शंस करते हैं या फिर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ, तो ये एंटीबैक्टीरियल उनके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर एक का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो वो आपको उन्होंने बताया हुआ है, बस आपको इनके नाम भी आते हैं तो आई थिंक इनफ है। अच्छा, स्क्लेरोटमी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर आपने रिलीफ करना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को अवॉइड करना है। अब आपने किस तरह से करना है कि इसके इंसिजन्स अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये मैं आपको बुक से बताती हूँ। डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे कौन सा कंपार्टमेंट आपका अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर अपर लिम्ब की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये अपर लिम्ब में हम मिड एक्सियल लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये एक्सिला है और एक्सिला से हम मिड से जाते हैं
और आपने एल्बो के इंटीरियर तक आना होता है, ये आपका लाइन ऑफ इंसिजन होता है अगर अपर लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ठीक है। और आपने बहुत ध्यान रखना होता है कि एल्नर नर्व को डैमेज नहीं करना। फिर हैंड की अगर हम बात करें तो हैंड में ये इन्होंने अलग बना के दिखाया हुआ है अलॉन्ग द डिजिट्स, ठीक है, मिड लाइन इन द डिजिट्स हम लगा देते हैं, तो उससे ज़ाहिर है थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीव हो जाता है। अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो उसमें भी मिड एक्सियल जो लाइन ऊपर से चल रही होती है वही वाली आपने लेके आनी है, लेकिन पोस्टीरियर टू एंकल तक लेकर आनी है, ठीक है। चेस्ट में क्या होता है, दो किस्म के इंसिजन्स होते हैं, एक तो डाउन द चेस्ट यानी जो सीधा सीधा मिड एक्सिलरी लाइन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन वाला आ रहा होता है, और दूसरा आपने एक जीफी स्टर्नम के लेवल पे एक ट्रांसवर्स इंसिजन, ये वाली फिगर भी बनी हुई, ठीक है, कि एक तो साइड से जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन वाली इंसिजन थी और एक ये ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि कुछ प्रेशर कम हो जाता है। बाकी ये कि स्क्लेरोटमी में ना बहुत ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो ज़ाहिर ब्लड जो है वो अरेंज होना चाहिए। अगली चीज़ है रिलीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स के मसल्स इतने ज़्यादा डैमेज हुए हैं, स्टिफ हुए हैं, तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्चर्स तो ठीक करने पड़ेंगे और उसके लिए फिजियोथेरेपी का सहारा ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी ये कि ग्राफ्टिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। एनाल्जेसिया, ठीक है, पेशेंट इतने पेन में आया तो उसका पेन भी तो ख़त्म करना है ना। अगर उसका बहुत स्मॉल बर्न है तो आप पैरासीटामोल या एनसिड्स वगैरह दे दें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बर्न के साथ आए तो आप उसको मॉर्फिन देंगे, ठीक है। मॉर्फिन बहुत पावरफुल एनाल्जेसिक है, 2 to 5 mg आपने उसको दे देनी है। उसके बाद है एनर्जी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब कुछ आपने बर्न के पेशेंट का मेंटेन रखना है। एनर्जी बैलेंस क्योंकि मैंने आपको बताया था सारे रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं उसके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ज़ाहिर है एनजी ट्यूब पास करनी है और फीडिंग जो है वो उसको शुरू करवा देनी है ताकि उसको कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ से मिल सके। और एनजी ये कब पास करते हैं, एनजी ट्यूब 20% बर्न से ज़्यादा हो, ठीक है। उन्होंने अलग अलग पी एडल्ट और उसका लिखा हुआ है, लेकिन अगर जनरली आपसे कोई पूछे कि फ्लूइड्स कब शुरू कराते हैं, जब 15% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा आपका बर्न हो, और एनजी कब पास करते हैं, जब आपके पास 20% ऑफ टीबी एसए से ज़्यादा हो, ठीक है। इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्सिस ज़ाहिर मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस डर्मिस सब ख़राब हो चुका है तो बहुत ज़्यादा पैथोजन अंदर आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने उसके लिए भी कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे देनी है और साथ आपने एंटी टेटनस की प्रोफाइलेक्सिस भी करवानी है, ठीक है। और टेम्परेचर आपने मॉनिटर करता रहना है कि अगर आपका 35.5 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना तो इसका मतलब है कि अब इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो आपने उसको फिर डील करना है। एडिशनल मेजर्स में क्या है कि नर्सिंग केयर है, फिजियोथेरेपी है और ज़ाहिर साइकोथेरेपी भी दे देते हैं। कर्लिंग अल्सर मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक के में या ड्यूडेनम में अल्सर्स बनते हैं ड्यू टू बर्न, उनको कहते हैं कर्लिंग अल्सर्स। तो उनके लिए फिर क्या करते हैं कि ज़ाहिर है आपने फ़ौरन उनको प्रिवेंट ही ना करें क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उनको होने में, तो आप एनजी ट्यूब डाल दें और साथ आप H2 ब्लॉकर पीपीआई वगैरह इंश्योर करा दें, तो ये जो अल्सर्स हैं इनके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन थर्मल बर्न इंजरीज, ठीक है। एक तो हमने थर्मल देख ली कि भाई हीट की वजह से जो जो मसले हो रहे थे वो आपने देख लिए। अब नॉन थर्मल में केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, बैक्टीरियल है और बैक्टीरियल नहीं, इलेक्ट्रिकल है और कोल्ड है, ठीक है। केमिकल्स में एसिड्स हो सकते हैं और बेसिस हमेशा हमेशा बेसिस ज़्यादा डैमेज करती हैं एज़ कम्पेयर टू एसिड। हमें नाम से ऐसा लगता है कि शायद एसिड बहुत ज़्यादा मसले कर रहे होंगे, लेकिन एसिड क्या करता है कि जैसे ही स्किन के ऊपर आता है ना वो आपके पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस करके एक बैरियर बना देता है, तो मज़ीद इन्फेक्शन या मज़ीद डैमेज नहीं होता आपका, लेकिन बेसिस क्या करती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं, ठीक है। और क्योंकि वो सपोनिफिकेशन शुरू कर देती हैं, बॉडी के लिपिड्स को डिसॉल्व कर करके जो है ना सपोनिफिकेशन यानी सोप फॉर्मेशन बनाना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने बात बताई है कि जो जब भी केमिकल बर्न्स होते हैं आपने एंटी रोड की तरफ नहीं जाना, मतलब नॉर्मली आपको पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज बेस करती है और बेस को न्यूट्रलाइज एसिड करता है, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई एल्कली या इसका बर्न का पेशेंट आया तो आप भाई ढूंढने लग जाए कि भाई और तो कुछ करना नहीं, हम जल्दी से न्यूट्रलाइजिंग एजेंट ढूंढने में जल्दी नहीं करनी, आपने कॉपियस इरीगेशन विद वाटर, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी से उसको साफ़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजिंग एजेंट वैसे तो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है, ज़्यादा क्योंकि फ़ौरन से अवेलेबल नहीं होता, बट जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बर्न्स होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपोकैल्सीमिया कर देते हैं, तो उसमें आपको फ़ौरन से एंटीडोट देना पड़ता है, यानी कि जो कि कैल्शियम है ज़ाहिर उसका एंटीडोट, ठीक है। और बाकी एक केमिकल्स वगैरह जो भी क्लोथ्स पे लगे हैं वो आपने ठीक करने हैं, उसकी वॉशिंग करनी है प्रॉपरली, ठीक है, 15 मिनट तक तकरीबन आपने उसकी वॉशिंग करनी होती है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स पे, ठीक है। रेडिएशंस के बारे में मैंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इलेक्ट्रिकल बर्न्स में एक लो टेंशन होती है और एक हाई टेंशन होती है। अब लो टेंशन जो है ना उनमें इतनी लो टेंशन समझ लें जो घर के अप्लाइंसेज हैं, ठीक है, घर के स्विचेस में आपको पता है कि नॉर्मल जो पावर सप्लाई है उसके आगे से डिवीजन हो जाती है ना, ठीक है, तो वोल्टेज करंट कम हो जाता है जब हमारे तक अप्लाइंसेज में आ रहा होता है, तो उनमें जो डैमेज होता है वो इतना कुछ ख़ास नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत बर्न होता है, आपके नर्व या टेंडन वगैरह डैमेज हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट जो एसी करंट है वो आपके हार्ट से गुजर जाए ना, वो थोड़ा डेंजरस होता है डायरेक्ट करंट के निस्बत, तो वो फिर कार्डियक अरेस्ट तक भी कर सकते हैं, तो आपने ज़रा फ़ौरन रिससिटेट करना होता है पेशेंट को। फिर हाई टेंशन इंजरीज़ जो हैं, हाई टेंशन इंजरीज फ्लैश से हो सकती हैं, फ्लेम से हो सकती है, या करंट से भी। हाई टेंशन लाइन फॉर एग्जांपल जो खंबे की वायर्स हैं, इनके साथ अगर कांटेक्ट हो गया तो क्या होता है कि आपकी बॉडी एज अ ना कंडक्शन रॉड काम करती है, ठीक है। बॉडी कंडक्शन के तौर पे काम करेगी, तो आपका एक एग्जिट पॉइंट बन जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स फुट, जो कि ग्राउंड में चार्जेस को लेकर जाएगा, और एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से भी आपने वायर को पकड़ा हुआ है, वहाँ से चार्जेस मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वो टुवर्ड्स ग्राउंड जाने की कोशिश करेंगे। तो आप सोचें आप एक वायर की तरह काम करें, आपने से सारे चार्जेस गुजरें, तो इसमें शदीद किस्म का डैमेज होता है। इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो जाता है, मायोग्लोबिनूरिया भी हो जाता है, किडनी भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, हार्ट भी डैमेज होगा। तो वो सारी चीज़ें भी मैं उसका मैनेजमेंट भी आपको बताती हूँ कि कैसे होती है, ठीक है। फिर एक कोल्ड इंजरीज उन्होंने बताई है कि अगर कोल्ड इंजरी होती है, फ्रॉस्ट बाइट वगैरह, ठीक है, बहुत ठंडे इलाकों में, तो ज़ाहिर है आपने रीवार्मिंग करनी होती है, और एट 42 डिग्री करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको हाई टेंशन इंजरीज़ की मैनेजमेंट बताती हूँ कि उसमें क्या सिचुएशन होगी, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। फ्लो चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है बुक में। अच्छा जी, ये फ्लो चार्ट आपका शुरू हो रहा है यहाँ से कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी है, अगर तो वो एसिडोसिस कर रही है, ठीक है, कि हाइड्रोजन आइंस कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कर रही है बॉडी में, तो आपने उसको आईवी बाइकार्बोनेट फ़ौरन से बंदे को लगा देना है, ठीक है। अगर तो मसल्स आपके अफेक्ट हो रही हैं, मसल्स अफेक्ट होने से चार मसले हो सकते हैं, या तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो उसमें ज़ाहिर है आपने फिशॉटमी या स्क्लेरोटमी करनी है, फिशॉटमी करनी है, स्क्लेरोटमी तो थर्मल बर्न्स में होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर मसल्स डैमेज होने की वजह से मायोग्लोबिन रिलीज़ हो रहा है, यूरिन में मायोग्लोबिनूरिया हो रहा है, तो रीनल डिसफंक्शनिंग ज़ाहिर उसकी वजह से होती है, तो आपने हाई यूरिन आउटपुट 2 ml पर kg पर आर जो है वो मेंटेन करना होता है। लिवर डैमेज, लिम्स अगर डैमेज हो रहे हैं तो आपने एम्पूटेशन कर देनी है, ठीक है। अगर मायोकार्डियम डैमेज हो रहा है और आपने ईसीजी में ज़ाहिर उसको डिटेक्ट करना है, हार्ट फेलियर की तरफ अगर बंदा जा रहा है, तो आपने हार्ट फेलियर की जो भी ड्रग्स होती हैं, डायूरेटिक्स वगैरह, और ज़ाहिर पॉजिटिव ऑक्सीजन थेरेपी, वो सब कुछ आपने इसके अंदर मेंटेन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्न्स। हमारा बर्न इंजरीज़ का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट में हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। थैंक यू।